हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बात करते हैं जो कि 1973 का है। अभी हम लोग अरेस्ट चैप्टर को पढ़ रहे थे और उसी अरेस्ट चैप्टर से रिलेटेड मैं आज आप लोगों के सामने कुछ केस लॉ लेकर के आया हूं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ होता है। हमारे एग्जामिनेशन में बार बार पूछा जाने वाला टॉपिक होता है। उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने कुछ केस लॉ लेकर के आया हूं। तो यहां पे एक एक करके हम केस लॉ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो पहला केस लॉ आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, इस केस का नाम आप सभी लोगों के द्वारा एक बार नहीं, दो बार नहीं, कईयों बार सुना गया होगा। कईयों बार आप लोगों ने इस केस लॉ को पढ़ा होगा। और अरेस्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ आपको देखने के लिए मिलता है तो वो देखने के लिए मिलता है डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 का ये मामला है। इस मामले में क्या हुआ था साथियों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो कि एपेक्स कोर्ट है हमारे भारत का, उसी एपेक्स कोर्ट के द्वारा क्या दिया गया था, इसमें गाइडलाइन दिया गया था। हम उसी गाइडलाइन के बारे में यहां पे चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सा गाइडलाइन एपेक्स कोर्ट मींस कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से ऐसे गाइडलाइन प्रोवाइड किए गए थे। अब गाइडलाइन में क्या कहा गया था, अरेस्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम सीआरपीसी की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सीआरपीसी की बात करेंगे, तो ये सीआरपीसी खास करके हम अरेस्ट प्रोविजन की बात कर रहे हैं। अरेस्ट चैप्टर की भी बात करेंगे। अरेस्ट चैप्टर आपको कहां पर देखने के लिए मिलता है, तो जो अरेस्ट का चैप्टर आपको देखने के लिए मिलता है सीआरपीसी में चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत आपको अरेस्ट का पूरा प्रोविजन देखने के लिए मिलता है। कहां से लेकर के कहां तक आपको देखने के लिए मिलता है, ये रेंज भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो हम रेंज की अगर हम बात करते हैं तो इसका रेंज है सेक्शन नंबर, कहां से, सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60 कैपिटल ए तक हमको पूरा का पूरा अरेस्ट का हमको रेंज देखने के लिए मिलता है। उसी में इंपॉर्टेंट प्रोविजन आता है हमारे डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य जो कि 1997 में एक मामला आया था। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी करना होता है इस केस लॉ के अंतर्गत तो कैसे पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करने जाएगा। मैंने आप लोगों को जब अरेस्ट का पूरा प्रोविजन पढ़ाया था तो मैंने एट दैट टाइम भी बताया था कि अरेस्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा, उसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि हां उस व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया गया होगा। रीजन टू बिलीव, विश्वास करने का कारण भी उसको रहेगा, उस पुलिस ऑफिसर को, तभी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। साथ ही साथ हम लोगों ने सेक्शन नंबर 41 A, B, C, D इन सभी चीजों को पढ़ने का काम किया। सेक्शन नंबर 46 को देखा कि हाउ अरेस्ट मेड, अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो किस तरह से हम गिरफ्तार कर सकते हैं, पुश एंड पुल करके गिरफ्तार कर सकते हैं, उसको दौड़ा करके गिरफ्तार कर सकते हैं, क्या हैंड कफिंग भी किया जा सकता है, उन्हीं सभी से रिलेटेड यहां पे गाइडलाइन है। अब देखिए कह रहा है कि गिरफ्तारी के लिए दिशा निर्देश। अब क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से ऐसे दिशा निर्देश को जारी किया गया है खास करके गिरफ्तारी को लेकर के। तो पहला जो यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा, जो पहली गाइडलाइन आपको देखने के लिए मिलेगा, कहता है कि पूछताछ तथा गिरफ्तारी को सौंपने वाले पुलिसकर्मियों को उनके पद नाम के साथ सही और स्पष्ट पहचान चिन्ह लगाना चाहिए। जो भी पुलिस ऑफिसर होता है, जो पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करने जाता है तो गिरफ्तार करने के समय उसे क्या होना चाहिए, उस पुलिस ऑफिसर को कैसा दिखना चाहिए। तो जब वो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा तो वो अपने प्रॉपर ड्रेस में जाएगा। ऐसा नहीं कि लोअर और टी शर्ट पहना और चल दिया किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए, ऐसा हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड नहीं कहता है, ऐसा हमारा सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 5 नहीं कहता है, ऐसा सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60 कैपिटल ए के बीच में नहीं कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएगा तो वो प्रॉपर ड्रेस में जाएगा, उसका जो नेम प्लेट लगा रहता है उसका नेम प्लेट भी रहेगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में वो जाएगा। पहली गाइडलाइन यहां पे आपको देखने के लिए मिल रहा है जो कि डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में देखने के लिए मिल रहा है। दूसरी बात यहां पे क्या कही जा रही है, दूसरी बात कही जा रही है कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी का ज्ञापन तैयार करेगा।
ज्ञापन का मतलब होता है मेमोरेंडम। मैं जब आप लोगों से सीआरपीसी डील कर रहा था, एट दैट टाइम ही मैंने आप लोगों से कहा था कि जब पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है, एट दैट टाइम एक मेमोरेंडम तैयार करती है। फला बजे फला टाइम पे फला जगह से मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया, और जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो वहां का जो सबसे अच्छा व्यक्ति, जो संभ्रांत व्यक्ति रहता है, जो रेपुटेटेड पर्सन रहता है, उससे वहां पे क्या कराया जाता है, वहां पे एट दैट टाइम सिग्नेचर भी कराया जाता है। ये जनरली केसेस में आपको देखने के लिए मिलता है। आप कहेंगे कि साहब ऐसा कहां हमको देखने के लिए मिलता है? पता चलता है कि इनकाउंटर कर दिया जाता है गिरफ्तार के नाम पे, पता चलता है कि उनको पकड़ने के चक्कर में ऐसे जगह भाग जाता है अपराधी, वहां पे पकड़ा ही नहीं पाता है, वहां पे किसी भी प्रकार का मेमोरेंडम तैयार ही नहीं हो पाता है। होता है, एक्सेप्शंस भी हमारे साथ है, लेकिन जनरली केसेस में जनरली हम बात करेंगे तो पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ता है, एक मेमोरेंडम तैयार करना पड़ता है। और मेमोरेंडम पर क्या कराना पड़ता है, मेमोरेंडम पर किसी भी संभ्रांत व्यक्ति, रेपुटेटेड पर्सन का सिग्नेचर भी कराना बहुत ही जरूरी होता है। और ये गाइडलाइन हम नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये प्रोवाइड कौन कर रहा है, तो देश का एपेक्स कोर्ट के द्वारा ये गाइडलाइन, ये पूरा का पूरा केस लॉ आप इसको ना समझिए, इसको गाइडलाइन आप समझिए। ये क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि इसको फॉलो करना जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है पुलिस ऑफिसर की। जरूरी तो बिल्कुल है, जरूरी नहीं रहता तो पता चलता कि वो लोअर टी शर्ट में जाते हैं और जिसको मन करा उसको धर करके लेकर के चले आते हैं। लेकिन ये डीके बसु की गाइडलाइन की हम बात करते हैं, ये डंडा लेकर के खड़ा है, कह रहा है साहब गलती आप नहीं करेंगे। अगर आप पुलिस ऑफिसर हैं, अगर आप दरोगा जी हैं, तो आप अपने तरफ से, अपने एंड से किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रखेंगे। आप इन सभी चीजों का क्या करेंगे, धूमधाम से फॉलो करेंगे। तो कह रहा है कम से कम एक गवाह के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। यहां पे मेमोरेंडम की बात हम लोगों ने देख लिया। तीसरे पॉइंट में, तीसरा गाइडलाइन क्या कहा जा रहा है अरेस्ट को लेकर के, कहा जा रहा है कि गिरफ्तार व्यक्ति अपने मित्र या रिश्तेदार को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का हकदार होगा। पता चला कि हमको तो पुलिस ऑफिसर आया, गिरफ्तार करके लेकर के चला गया, हमारे घर वाले को, हमारे रिलेटिव को, हमारे दोस्तों को कैसे पता चलेगा कि हम कहां पे हैं? पुलिस आई, धीरे से गिरफ्तार की और लेकर के चली गई। पता चला कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमारा कर लिया, हमको पुलिस मात्र 24 घंटे ही आने जाने का समय छोड़ करके जेल में रख सकती है, उससे ज्यादा हमें नहीं रख सकती है। लेकिन पुलिस वाला ने बताया ही नहीं कि तुम्हारे भाई को हमने गिरफ्तार कर लिया, उससे पूछा ही नहीं, हमारे मित्र को पता ही नहीं है, हमारी पत्नी को पता ही नहीं है कि हम कहां पे हैं, किस हालत में हैं। पता चला कि सब लोग ढूंढ रहे हैं कि 2 दिन से गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा है। इसलिए क्या करना होता है, गिरफ्तार व्यक्ति अपने मित्र या रिश्तेदार को क्या कर सकता है, अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का हकदार होगा। और वो सूचना कौन देगा, तो सूचना वही पुलिस ऑफिसर देगा। वही कहेगा अच्छा बताओ किसको बता दें तुम्हारी गिरफ्तारी के बारे में, तुम्हारी पत्नी को बता दें, माँ बाप को बता दें, तुम्हारे दोस्त को बता दें, तुम्हारे भाई बंधु को बता दें, तुम जिसको कहो उसको हम सूचित कर दें कि हाँ ये व्यक्ति है, ये फला नाम का व्यक्ति है, इसको पुलिस ने क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। बताने का पर्पस क्या होता है, बताने का कारण क्या होता है, बताने का मात्र इतना ही कारण होता है कि बता दिया जाएगा तो उस व्यक्ति को उसके परिवार वाले छुड़ाने का कोशिश करेंगे, उसे बेल दिलाने का कोशिश करेंगे, जितना जल्दी से हो सके उतना जल्दी उसको बेल दिलाया जा सकता है। तो ये पहली 3 बातों को आप लोगों ने यहां पर देखा, अगर हम डीके बसु के केस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गाइडलाइन में क्या क्या बातें कही गई थी। चौथी बातें आपको देखने के लिए मिल रहा है कि उसे अपने गिरफ्तारी के बारे में किसी को सूचित करने के लिए अपने अधिकार से अवगत कराना चाहिए, जो कि बात ऑलरेडी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। यह रख दिया कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लेती है पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, पुलिस ऑफिसर की यह लायबिलिटी होती है, इस टाइप की लायबिलिटी होती है कि उससे पूछेगा कि तुम बताओ तुम्हारे रिश्तेदार में, तुम्हारे भाई में, तुम्हारी पत्नी को किसको हम बता दें। तो उस व्यक्ति को जिसको वो कहेगा, पुलिस ऑफिसर एट दैट टाइम उस व्यक्ति को इन्फॉर्म करेगा कि हाँ ये व्यक्ति है, ये फला व्यक्ति है, इसको हम लोगों ने यहां पे उठा लिया है, अब तुम देख लेना, बेल जो भी कराना होगा करा लेना। साथ ही साथ ये बर्डन कोर्ट ऑफ लॉ के भी ऊपर है कि कोर्ट ऑफ लॉ में जब उसको पेश किया जाएगा तो कोर्ट ऑफ लॉ इसको वेरीफाई करने के लिए पूछ सकती है, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे गार्जियन को, तुम्हारे नात रिश्तेदार को पुलिस ऑफिसर बताया था कि नहीं। तब ये व्यक्ति कहेगा हाँ साहब हमने इनको कहा था, इन्होंने उनको इन्फॉर्म कर दिया।
नहीं तो अगर ये गाइडलाइन नहीं रहता तो पुलिस वाला क्या कभी किसी को बताता कि हमने इनको गिरफ्तार कर लिया है? वो तो प्रिवेंटिव डिटेंशन कर लेता, आपको जब्त करके रखा रहता 4 दिन। 4 दिन आप थाने में सड़ते हैं, आपको पता ही नहीं है, आपके परिवार वालों को पता ही नहीं है। इसीलिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन यहां पे ना हो, आर्टिकल 19 का वायलेशन ना हो और आपके आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन ना हो। इसीलिए इतना लंबा चौड़ा गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ एपेक्स कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जनता के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ये राइट दिया गया है, ये पूरा का पूरा गाइडलाइन दिया गया है। और इन सभी गाइडलाइंस को जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि बार बार हमारे मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए जाते हैं और उस मेन एग्जामिनेशन में हमें पूरे के पूरे गाइडलाइन को एक एक पॉइंट वाइज लिखेंगे तो पॉइंट वाइज हमको मार्किंग मिलने वाली है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है? कह रहा है गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति की जांच की जानी चाहिए और छोटी बड़ी चीजों का पता लगाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि छोटी बड़ी चोट का भी उसका पता लगाएंगे, इसलिए किया जाता है कि जांच करना बहुत जरूरी होता है। पता चला कि पुलिस वाले ने क्या किया, गिरफ्तार करके लाया, गिरफ्तार करके लाने के बाद खूब जेल थाने में बैठा के खूब 3rd डिग्री दिया है, हाथ तोड़ दिया है, पैर तोड़ दिया है, अब बेचारा चले नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए उसके चोट का पता लगाना चाहिए कि वाकई में कहीं से ये घायल तो होकर के नहीं आया है, घायल होकर के आया रहेगा और जज साहब के सामने जाकर के कह देगा साहब हमको थाने में बंद करके बहुत पीटा गया है। इसलिए पहले क्या करना चाहिए? पहले उसका जांच कर लेना चाहिए कि किसी प्रकार से बाहर से तो चोटिल होकर के नहीं ना आया है, नहीं तो बाहर से चोटिल होकर के आया रहेगा और इल्जाम किसके ऊपर लगाएगा? तो पुलिस के ऊपर इल्जाम लगा देगा, साहब हमको अंदर बंद करके खूब कुटाई हमारी की गई है, खूब हमको 3rd डिग्री दिया गया। इसीलिए ये गाइडलाइन पुलिस को बचाने के लिए गाइडलाइन यहां पे दे रखा है। 6 नंबर वाले अगर हम पॉइंट की बात करते हैं तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्रत्येक 48 घंटे में एक प्रशिक्षित डॉक्टर द्वारा चिकित्सीय जांच कराना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा मामला है कि 48 घंटे, 24 घंटे की तो बात ही हो रही थी कि आने और जाने का समय छोड़कर के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है। लेकिन मामला यहां पे 48 घंटा शो हो रहा है। 48 घंटा तब होता है, हमारे पास 2 प्रकार की कस्टडी होती है, एक जुडिशियल कस्टडी होती है और एक पुलिस कस्टडी होती है। उसी पुलिस कस्टडी की बात कर रहा है। एक जेसी होता है जुडिशियल कस्टडी और एक पीसी होता है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में क्या किया जाता है? रखा जाता है, पूछताछ किया जाता है और जरूरत पड़ती है तो 3rd डिग्री भी दिया जाता है। उसी लिए कहा जा रहा है कि अगर जुडिशियल कस्टडी में भाई साहब को रखा गया है तो उनको क्या किया जाएगा? जो प्रशिक्षित डॉक्टर होंगे, अब प्रशिक्षित डॉक्टर की जब हम बात करेंगे तो या तो राज्य सरकार का प्रशिक्षित डॉक्टर हो सकता है या फिर केंद्र सरकार का प्रशिक्षित डॉक्टर हो सकता है। उन्हीं डॉक्टर से रिक्वेस्ट करके क्या करवाना चाहिए? उनका जांच करवाना चाहिए, उनका परीक्षण करवाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का उनको क्या नहीं दिया गया है, पुलिस के ऑफिसर के द्वारा 3rd डिग्री तो नहीं न दिया गया है, कहीं कोई अंग भंग तो नहीं न कर दिया गया है, कहीं किसी जगह मार करके हाथ पैर सर तोड़ तो नहीं न दिया गया है। इन सभी चीजों की क्या की जानी चाहिए? विदिन 48 आवर्स में इनकी परीक्षण जांच की जानी चाहिए। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट गाइडलाइन आ रही है एपेक्स कोर्ट की, वो क्या गाइडलाइन आ रही है? कह रहा है गिरफ्तारी का ज्ञापन सहित सभी दस्तावेजों की प्रश्न मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड के लिए भेजी जानी चाहिए। जो अभी हमारे पास यहाँ पे दस्तावेज हम प्रिपेयर कर रहे हैं, दस्तावेज में क्या है? अगर उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं, मेमोरेंडम बना रहे थे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? सत्यापित करा रहे थे, मेमोरेंडम तैयार करा रहे थे। इस मेमोरेंडम की बात की जा रही है। दूसरी बात यहाँ पे क्या की जा रही थी? मेमोरेंडम के बाद साथ ही साथ प्रॉपर यूनिफॉर्म में आप गए थे कि नहीं गए थे, ये भी जांच का विषय हो जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तीसरी बात यह है कि तुम्हारे रिश्तेदारों को बताया गया था कि नहीं, तुम्हारी पत्नी बच्चों को बताया गया था कि नहीं, तुम्हारे माता पिता को बताया गया था कि नहीं जब तुमको एट दैट टाइम अरेस्ट किया गया था। इन सभी चीजों का जांच कौन करेगा? तो इन सभी चीजों का जांच करने के लिए कौन ऑथोराइज्ड है? तो यही मजिस्ट्रेट साहब ऑथोराइज्ड हैं और इन्हीं के द्वारा रिकॉर्ड मंगा करके ऑब्जर्व भी किया जाएगा कि वाकई में जो मेमोरेंडम तैयार किया गया था कि बस खाना पूर्ति कर दिया गया था। तो इसका भी रिकॉर्ड कोर्ट ऑफ लॉ मंगवा करके अपने सुविधा के अनुसार देख सकती है। आगे देखिए, आगे क्या और गाइडलाइन दिया गया था। इसमें बहुत लंबा चौड़ा गाइडलाइन दिया गया था डीके बसु के केस लॉ में। इसीलिए डीके बसु का केस लॉ आपके एग्जामिनेशन में
बार बार पूछा जाने वाला केस है। कह रहा है कि बंदी को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। यह बात आप सभी लोगों को पता है और हर एक लॉ स्टूडेंट को पता है, चाहे वो लॉ स्टूडेंट हो चाहे वो नॉन लॉ स्टूडेंट हो, उसको भी ये बातें पता होती है कि पुलिस जब कभी भी गिरफ्तार करती है तो आने जाने का समय छोड़ करके 24 घंटे के भीतर हमें मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष जरूर पेश करती है। हमारा नेक्स्ट जो गाइडलाइन प्रोवाइड किया गया है, उसे पूछताछ के दौरान एक वकील से मिलने की अनुमति दी जानी चाहिए। और ये कहां पे हमको देखने के लिए मिलता है? 41D। जब हम सेक्शन 41 कैपिटल डी को पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन नंबर 41 कैपिटल डी की बात कर रहे हैं, मींस की अरेस्ट चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कहा जाता है टू मीट एन एडवोकेट विथ हर इंटरोगेशन। जब उसका इंटरोगेशन हो रहा हो तो वो अपने किसी पसंदीदा वकील से क्या कर सकता है? मिल सकता है और अपने मामले को इंटरोगेट करवा सकता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यहां पे आपको इस डीके बसु के केस लॉ के अंतर्गत देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, हर जिले और राज्य मुख्यालय में पुलिस नियंत्रक कक्ष उपलब्ध कराया जाएगा। आप सभी लोगों को पता है कि यह प्रोविजन होता है, कहां पे होता है? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कंट्रोल रूम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? तो इसको हम लोग कंट्रोल रूम कहते हैं। और ये कंट्रोल रूम कहां कहां पे होता है? एक तो डिस्ट्रिक्ट में होता है। कहां होता है? एक तो कंट्रोल रूम डिस्ट्रिक्ट में होता है और दूसरा कहां पे होता है? स्टेट में होता है, राज्य में। तो ये कंट्रोल रूम का भी होना बेहद जरूरी है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की पूरी गाइडलाइन है। और जो भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाता है तो इस गाइडलाइन को धूमधाम से उसको फॉलो करना जरूरी होता है। अगर इन गाइडलाइन को वो फॉलो नहीं करेंगे तो जवाबदेही उनकी तय होगी और उनको जवाब देना पड़ेगा कोर्ट ऑफ लॉ में कि क्या आप कर रहे थे भाई, क्यों नहीं गाइडलाइन फॉलो कर रहे थे, गाइडलाइन क्यों बना करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया। अगर दिया गया है तो आपको ये करना पड़ेगा। ये केस लॉ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट केस लॉ हमारे पास आ रहा है कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी को, किसी न्यायिक अधिकारी को अगर गिरफ्तार करना पड़े तो किस तरह से, मान लीजिए कि कोई जज साहब हैं, किसी जज साहब को ही अगर गिरफ्तार करने की आवश्यकता पड़ गई किसी पुलिस ऑफिसर को, तो वह कैसे गिरफ्तार करेंगे, इसके लिए भी गाइडलाइन है हमारे पास। और इस केस का क्या नाम है? तो इस केस का अगर हम नाम बताएंगे तो दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात का यह मामला आया था 1991 में। कह रहा है कि दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन बनाम गुजरात राज्य और अन्य 1991 में एक मामला आया था। इस मामले में यह कहा गया था कि अगर किसी एक न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए उच्च न्यायालय से पहले क्या कराना पड़ेगा? गाइडलाइन हमको लेना पड़ेगा, तभी हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा हम गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या गाइडलाइन है। कह रहा है एक न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार करने के लिए उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मींस कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक गाइडलाइन दिया गया है कि अगर किसी न्यायिक अधिकारी को, किसी जज को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के किसी भी जज को अगर आपको गिरफ्तार करना है, हाई कोर्ट के किसी भी जज को अगर आपको गिरफ्तार करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्या क्या गाइडलाइन आप यहां पे फॉलो करेंगे, खास करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के लिए है। पहला देखिए, पहला गाइडलाइन यहां पे क्या फॉलो करना है आपको। किसी अपराध के लिए किसी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश या उच्च न्यायालय को सूचित करते हुए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अब देखिए कि किसको किसको सूचित करना है, यह बड़े ही इंपॉर्टेंट बात है। यहां पे कह रहा है कि किसी अपराध के लिए किसी न्यायिक अधिकारी, न्यायिक अधिकारी का मतलब होता है जुडिशियल ऑफिसर। किसकी बात कर रहा है? तो यहां पे जो जजेस होंगे, हमारे जुडिशियल ऑफिसर होंगे, अगर उनको गिरफ्तार करना है तो किससे पहले परमिशन लेना पड़ेगा, किससे प्रायर हमको परमिशन लेना पड़ेगा? तो प्रायर जिला न्यायाधीश से और लगा है या और उच्च न्यायालय या फिर संबंधित हाई कोर्ट से हमको परमिशन लेना है, तभी जाकर के हम किसी भी न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा हम किसी भी न्यायिक अधिकारी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। ये बातें आप सभी लोगों को जानना बेहद जरूरी है। आगे देखिए, आगे और क्या गाइडलाइन दिया जा रहा है। आगे नेक्स्ट जो गाइडलाइन आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अगर ये नहीं मिल पाता है तो तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है, केवल तकनीकी अथवा औपचारिक गिरफ्तारी ही की जा सकती है। यह नहीं कि उनको हथकड़ी उथकड़ी पहना करके वहां पे जैसे कैदियों को रखा जाता है वैसे आप रख देंगे, नहीं। आप न्यायिक अधिकारी के लिए इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करेंगे।
क्यों? क्योंकि गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दे रखा है। जो गाइडलाइन दिया गया है उसी गाइडलाइन के बिहाफ पे हमको काम करना है, उसी के अकॉर्डेंस में काम करना है, उससे डेरोगेट होकर के बिल्कुल भी हमें काम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। कह रहा है कि तत्काल गिरफ्तारी की आवश्यकता हो तो केवल तकनीकी अथवा औपचारिक गिरफ्तारी की जानी चाहिए, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट कह रहा है कि गिरफ्तार का तथ्य तुरंत जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भेज दिया जाना चाहिए। बताना चाहिए कि साहब ये जज साहब थे, इनके द्वारा इस प्रकार के ऑफेंस कमिट किए गए थे और इस ऑफेंस में इनको क्या किया गया है, इस ऑफेंस में हमारे पुलिस ऑफिसर के द्वारा इनको बुक कर लिया गया है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये जानकारी होनी ही चाहिए। किसको होनी चाहिए? तो हमारे सत्र न्यायाधीश को, जो हमारे डीजे साहब होते हैं, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब होते हैं, या फिर जो हमारा उच्च न्यायालय होता है, जो हमारा हाईकोर्ट होता है, हाईकोर्ट को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि भैया जुडिशियल ऑफिसर है और जुडिशियल ऑफिसर कोई आम आदमी नहीं होता है, वो खास आदमी होता है, वो लॉ का जानकार होता है, इसीलिए वो जुडिशियल ऑफिसर बन बैठा है। वो सामान्य आदमी जो होता है, सामान्य आदमी को एक जुडिशियल ऑफिसर पे बहुत ज्यादा भरोसा होता है। सामान्य आदमी कभी लॉ नहीं पढ़ता है, कभी सेक्शंस में गोते नहीं लगाता है, कभी प्रोविजंस को नहीं पढ़ता है, लेकिन बस वो एक बात जानता है कि कोर्ट में जाएंगे, भले देर होगी लेकिन हमें न्याय मिलेगा। तो न्याय की बात आ जाती है, वो न्यायाधीश होते हैं, वो जज होते हैं, और जज के केस में इसी तरह से आपको गाइडलाइन फॉलो करना है। हमारे पुलिस भाई साहब लोग, ये आप ही लोगों के लिए पूरी की पूरी गाइडलाइन यहां पे मैं बता रहा हूं। और जब जब हमारा मेन एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है, तो मेन एग्जामिनेशन में जब हम अरेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन लिखते हैं, तो जो हमारी आंसर राइटिंग का फॉर्मेटिंग होगा, अगर केस लॉ बेस्ड कोई क्वेश्चन आया है तो इसी प्रकार से लिखेंगे। आप देखिएगा आपका एक नंबर नहीं कटने दिया जाएगा, क्योंकि यही फॉर्मेट होता है और इसी तरह से आप लोगों को लिखना होता है। यह हिंदी में पीपीटी बनाना बहुत ही मुश्किल का काम होता है, लेकिन काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हिंदी में भी कुछ करा दिया जाए, इसीलिए मैं हिंदी में पीपीटी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, नहीं तो मैं इंग्लिश में ये पीपीटी लेकर के आने वाला था। क्या कहा जा रहा है कि संबंधित जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश के पूर्व आदेश या निर्देश के बिना न्यायिक अधिकारी को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाना चाहिए। यह भी गाइडलाइन बहुत ही बेहतर गाइडलाइन है। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया आपने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके बिना अनुमति के आप कैसे ले जा सकते हैं भैया? वो न्यायिक अधिकारी है, सामान्य आदमी नहीं है। सामान्य आदमी को आप ले जा सकते हैं, आप नॉर्मल आदमी को ले सकते हैं, लेकिन यहां पे इनके ऊपर क्या लगा है? इनके ऊपर न्यायिक अधिकारी लगा है, जज साहब लगा है, और जज साहब को ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सत्र न्यायाधीश के पूर्व आदेश या निर्देश के बिना न्यायिक अधिकारी को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाना चाहिए। अगर जब ये आदेश दे सकते हैं, जब हमारे डीजे साहब, जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब आदेश दे देंगे, तभी हम किसी व्यक्ति को जेल में, इनको जज साहब को जेल में ले जाएंगे, अन्यथा नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक, आगे देखिए, आगे इसमें क्या क्या और गाइडलाइन आपको देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट गाइडलाइन की हम बात करते हैं। कहा जा रहा है कि आमतौर पर न्यायिक अधिकारी को हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए। कितना ही बड़ा ऑफेंस उन्होंने कर दिया है, एट दैट टाइम उनको हैंड कफिंग नहीं करना है, नहीं करना है। आमतौर पे उन्हें इस प्रकार का आप नहीं करेंगे, हैंड कफिंग उनका नहीं करेंगे। यह उनको लिबर्टी प्रदान की गई है, जब दी गई है तो लिबर्टी का वो फायदा भी उठाना चाहेंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि अपने परिवार के सदस्यों, कानूनी सलाहकारों और न्यायिक अधिकारियों के साथ संचार के लिए न्यायिक अधिकारी को तत्काल सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। जो 41D की बात यहां पे की जा रही थी कि वो अपने पसंद के किसी भी अधिवक्ता से क्या कर सकते हैं? अपने मैटर को इंटरोगेट करवा सकते हैं। ये उनको तत्काल सुविधा एट दैट टाइम देने की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस गाइडलाइन को भी आपको जानना, अपने दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप केस लॉ को अच्छे से समझ जाएंगे तो मान के चलिए कि पूरा का पूरा लॉ ही आपने समझ लिया कि इस लॉ में इतनी ताकत होती है कि पूरा का पूरा प्रोविजन आपका डिराइव यहां पे होता जा रहा है। बस आप सेक्शंस को जाकर के एक बार घर पे मगअप जरूर करिएगा। नेक्स्ट गाइडलाइन यहां पे कही जा रही है, कर है न्यायिक अधिकारी का जो गिरफ्तारी के अधीन है कोई बयान दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। गिरफ्तार अगर आप कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी बयान आप उनका दर्ज एट दैट टाइम नहीं करेंगे, और न ही किसी पंचनामा को तैयार किया जाना चाहिए। ना आप गवाही लेंगे जज साहब का, ना किसी भी प्रकार का कोई भी पंचनामा आप तैयार करेंगे, और ना ही न्यायिक अधिकारी के विधि सलाहकार की उपस्थिति के अलावा चिकित्सा परीक्षण किए जाने चाहिए। तो ये पूरे के पूरे गाइडलाइन है। आपको इन गाइडलाइंस को बेहद
खूबसूरती से ध्यान देने की आवश्यकता है। तमाम केस लॉ हैं इससे रिलेटेड, लेकिन ये केस लॉ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस केस लॉ को मैंने यहां पे रखने का काम किया। नेक्स्ट केस लॉ की बात करते हैं, और ये केस लॉ 498 कैपिटल ए पे बहुत बड़ा प्रभाव अपना डालता है। अगर हम आईपीसी की बात करते हैं, लॉर्ड मैकाले साहब की बात करते हैं, अरे वही आईपीसी इंडियन पेनल कोड की हम बात करते हैं जो 1860 में बना था और 1862 में जाकर के लागू हुआ था। उसी में हमारे पास एक सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 498 कैपिटल ए। पुरुषों के लिए बहुत खतरनाक कानून था। आइए देखते हैं इस केस लॉ की अगर हम बात करते हैं तो ये केस लॉ है अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य का, यह मामला आया था और 2014 का बहुत ही स्पेशल मामला है। अगर हम अरनेश कुमार की बात करते हैं, बार बार हमको गाइडलाइन देखने के लिए मिलता है और बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या करता है, बचाने का काम करता है। किस तरह से इसमें बचाया जा रहा है, देखिए क्या गाइडलाइन में कहा जा रहा है। कहा जा रहा है जहां धारा 498A भारतीय दंड संहिता के तहत मामले दर्ज किया गया हो, वहां पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वह स्वतः गिरफ्तारी न करे। मींस कि अगर इस टाइप का मामला आपको लगता है, 498A का मामला आपको लगता है, स्वतः अपने आप से गिरफ्तारी नहीं करना है, स्वतः गिरफ्तारी न करें। यहां पे शब्द देखिए, न करें। और ऐसे मामले जहां अपराध के लिए 7 साल या उससे कम कारावास की सजा है, उसमें धारा 41 दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की जाना आवश्यकता के बारे में पहले अपने आप को संतुष्ट कर ले कि गिरफ्तारी करें कि नहीं करें। जब आप सीआरपीसी को साथियों पढ़ते होंगे तो सीआरपीसी में यह भी बात मैंने आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कईयों बार बताया है कि सबसे पहले पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ता है, पुलिस ऑफिसर को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये समझना पड़ता है कि यह मामला है क्या 7 साल से ऊपर के ऑफेंस का लग रहा है या 7 साल से नीचे के ऑफेंस का लग रहा है। अगर पुलिस को लगता है कि नहीं ये मामला जो है ये 7 साल के ऊपर के ऑफेंस का मामला लग रहा है, एट दैट टाइम पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, तब आपको अरेस्ट करने का काम करती है। लेकिन अगर लगता है कि 7 साल से नीचे का मामला है, और 498A के जैसे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है कि पहले आपको क्या करना है, पहले पुलिस ऑफिसर आपको जांच पड़ताल कर लेना है। अगर आप जांच कर लेते, पड़ताल कर लेते हैं, हर एक चीज को समझ लेते हैं, देन 498A के अंतर्गत आप क्या करेंगे, गिरफ्तारी करेंगे, अन्यथा आप नहीं करेंगे। अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य 2014 का मामला बहुत ही रेलिवेंट अपने आप में जजमेंट था। आगे नेक्स्ट केस लॉ को हम देखेंगे। कह रहा है कि इंदर मोहन गोस्वामी बनाम उत्तरांचल राज्य 2007 का मामला है। अब इसमें क्या कहा गया था, इस में क्या गाइडलाइन दी गई थी, केस लॉ से रिलेटेड जो भी मामले होंगे सीआरपीसी से, उसका धज्जिया उड़ा करके रख दिया जाएगा, क्योंकि केस लॉ से ही हमारा पूरा का पूरा साथियों सीआरपीसी तैयार हुआ है। देखिए इस मामले में क्या कहा गया था, कहा जा रहा है, पहले में देखिए, गिरफ्तारी और कारावास का अर्थ है व्यक्ति को उसके बहुमूल्य अधिकारों से वंचित करना। जब हम इस बातों को रखते हैं तब हम क्यों भूल जाते हैं कि हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आर्टिकल 14 डंडा लेके खड़ा है, आर्टिकल नंबर 19 हमारे पास है और आर्टिकल नंबर 21 है। इन तीनों आर्टिकल्स को हम क्यों बार बार भूल जाते हैं। जब किसी भी व्यक्ति को अधिकार से उसके वंचित किया जाएगा तो ये तीनों का तीनों हमारा फंडामेंटल राइट क्या होगा, कर्टेल होगा। किसके द्वारा कर्टेल किया जा रहा है, पुलिस ऑफिसर के द्वारा। भाई साहब आपने गिरफ्तार किया, वो व्यक्ति कहीं जा नहीं सकता है, अपने से घूम नहीं सकता है। सबसे ज्यादा प्रभावी होगा आर्टिकल नंबर 19 और आर्टिकल नंबर 21 यहां पे प्रभावी हो रहा है। तो यही कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी और कारावास का अर्थ होता है कि व्यक्ति के बहुमूल्य अधिकारों से उनको क्या कर देना, उनको वंचित कर देना। और ये किसी के अधिकारों को अगर हम वंचित कर रहे हैं तो हमारे पास 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल नंबर 32 और आर्टिकल नंबर 226। इसके तहत हम कहां जा सकते हैं, इसके तहत सीधे हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं, इसके तहत सीधे हम हाई कोर्ट में भी जाकर के 5 रिट इशू करा करके हम चैलेंज कर सकते हैं कि साहब इन्होंने हमारे बहुमूल्य अधिकारों का, हमारे पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट का भाई साहब ने कबाड़ा निकाल करके रख दिया है। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। गिरफ्तारी की बात आती है, गिरफ्तारी पे आते हैं। कह रहा है कि वंचित करना, इसलिए गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले, गैर जमानती वारंट जारी करने से पहले न्यायालय को बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यायालय क्या कर रहा है, गैर जमानती वारंट जारी कर दिया कि भैया तुमको हम जमानत नहीं देंगे। जो जेल होता है हमारा अपवाद होता है, लेकिन बेल पाना हमारा राइट है। जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज राइट।
बेल हमारा क्या होता है? बेल हमारा अधिकार होता है। हम दावा करके क्या कर सकते हैं? बेल ले सकते हैं अगर मामला बेलेबल हो तो। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि अगर जज साहब के द्वारा गैर जमानती अपराध यहां पे कह रहा है कि बेहद सावधानी से करना चाहिए। जिस प्रकार स्वतंत्र व्यक्ति के लिए अनमोल है, स्वतंत्रता जो होती है किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल। मैं स्वतंत्र हूं, मैं यहां पे आपको पढ़ा सकता हूं, मैं यहां पे घूम सकता हूं, मैं मोबाइल चला सकता हूं, मैं दोस्तों का फोन आया हेलो हाँ क्या कर रहे हो बात कर सकता हूं। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति को जेल में रख दिया जाता है तो जेल की दशा आप जाकर के देखिए, बेचारा कोने में पड़ा रहता है, मच्छर काटते रहते हैं, पूरा का पूरा कमरा अंधेरा रहता है। कभी आप जाकर के थाने में अपने यहां जाकर के तो एक बार देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि क्या होती है गिरफ्तारी, किस तरह से गिरफ्तार करके किसी भी व्यक्ति को रख दिया जाता है। उसका पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स बेचारा उसी धरती में उसी जगह पे बैठा रहता है जहां पे वो अकेले थाने में कोने में किसी पे बैठा रहता है। कर है कानून और व्यवस्था बनाए रखना समाज के लिए हितकारी है। दोनों एक साथ समाज और अस्तित्व के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए समाज और जो हमारे ऑफेंसेस हैं ये दोनों के दोनों को ध्यान में रखते हुए क्या किया जाना चाहिए? गैर जमानती वारंट जारी किया जाना चाहिए। तो ये गैर जमानती वारंट से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला आ रहा था, इसको मैंने आपके सामने रखने का काम किया। अब इससे रिलेटेड कुछ और प्रोविजंस देख लीजिए। कर किसी व्यक्ति को न्यायालय में ले जाने के लिए गैर जमानती वारंट तब जारी किया जाना चाहिए जब समान या जमानती वारंट से वंचित परिणाम प्राप्त करने की संभावना नहीं, यह तब हो सकता है जब लगता है कि नहीं अब उसको जमानत देना जरूरी नहीं है, तब इस प्रकार का हम कर सकते हैं। कह रहा है कि यह युक्त है, मीन्स कि रीजनेबल है और किसी व्यक्ति सुरक्षा से न्यायालय में पेश नहीं होगा। दूसरा कह रहा है पुलिस अधिकारी व्यक्ति को समान तामील के लिए उसके खोजने में असमर्थ हो। अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि इसका गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा, पता चलेगा भाग जाएगा विदेश में, कैसे खोज के लाएंगे? इसको गिरफ्तार करना जरूरी है और यहां पे किया जा सकता है, सामान्य केसेस में नहीं। यह विचार है कि अगर उस व्यक्ति को तुरंत हिरासत में न लिया गया तो वह किसी का भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए भी उसको क्या किया जा सकता है? वहां पे गैर जमानती वारंट जारी करके उसको गिरफ्तार उसको पकड़ा जा सकता है। तो यह पूरा का पूरा मामला था साथियों केस लॉ बेस्ड, जो कि मैंने आपके सामने एक एक करके यहां पे रखने का काम किया। साथियों आप लोगों का अगर पॉजिटिवली कमेंट आएगा तो फिर मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार से जिस लैंग्वेजेस में आप कहेंगे, हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में, और या फिर इंग्लिश में आप लोगों का कमेंट आएगा तो इंग्लिश में, जिस लैंग्वेजेस में कहेंगे उस लैंग्वेजेस में मैं पीपीटी तैयार करा करके आप लोगों के लिए फिर इसी से रिलेटेड केस लॉ लेकर के आऊंगा। साथियों आप सभी लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो लेक्चर्स को जरूर शेयर करिएगा, उससे उन लोगों के मेन एग्जामिनेशन में और खास करके उनके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्प होने वाली है। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।